Hello students, welcome to the class of BA Part 2 Sociology, Paper 1, Unit 5. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मध्यांक की गणना। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मध्यांक किसी भी आवृत्ति वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु होता है, अर्थात यह वह बिंदु होता है जो किसी भी वितरण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसलिए जब कभी भी हम मध्यांक की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम अपने वितरण को आरोही या अवरोही क्रम में नियोजित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, और अवरोही क्रम का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो इस तरह आरोही या अवरोही क्रम में अपने वितरण को नियोजित करने के बाद ही हम मध्यांक की गणना करना प्रारंभ करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हमारे पास वैयक्तिक तथ्य हों तो हम मध्यांक की गणना किस प्रकार करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, हमारे पास वैयक्तिक तथ्य हैं। ये कुछ विद्यार्थियों के स्कोर्स हैं, 5, 6, 7, 8, 10 और 12, यानी 6 विद्यार्थियों के स्कोर्स हमारे पास हैं और हमें इनका मध्यांक ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, मध्यांक किसी भी वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु होता है, वह बिंदु जो किसी भी वितरण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसलिए मध्यांक की गणना के लिए हम n/2 निकालते हैं, अर्थात जो टोटल संख्याएं हैं उसमें 1/2 उसका 1/2 या उसको 2 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं हैं टोटल वह है 6। तो मीन निकालने का मध्यांक निकालने का जो तरीका है वह यह है कि हम n+1/2 जो मद है हमारा उसका मूल्य देखते हैं। तो n हमारे पास 6 है, तो 6 + 1/2 हो गया 7/2 यानी 3.5। तो मीडियन होगा 3.5वें मद का मूल्य, 3.5वें मद का मूल्य। तो तीसरा मद जो है वह है हमारा 7 और चौथा मद है 8। तो 3.5वां जो मद है हमारा वो 7 और 8 के बिल्कुल बीच में होगा। अब उसका मूल्य क्या होगा? उसका मूल्य होगा 7 + 8 यानी तीसरे और चौथे मद के मूल्य का आधा। तो हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 8 को, 8 और 7 15, 15 / 2 हो जाएगा 7.5। तो 7.5 वो बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे बराबर मात्रा में संख्याएं होंगी, अर्थात ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस तरह से जब हमारे पास सम संख्या में इकाइयाँ होती हैं तो हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जो बीच की दो संख्याएं हैं उनके बीच में जो संख्या का मूल्य होगा वही हमारा मध्यांक होगा। अब एक विषम संख्या अगर हम ले, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से 12 एक अंक हटा दें तो हमारे पास अब 5 ही अंक रहते हैं, 5, 6, 7, 8 और 10। अब यहाँ पर अगर हमें मीडियन निकालना है तो वह हो जाएगा 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी 3, तीसरे मद का मूल्य। तीसरा मद हमारा कौन सा है? पहला मद 5, दूसरा मद 6, तीसरा मद है 7। तो 7 हमारा मध्यांक होगा। इसके ऊपर 2 आइटम्स हैं, 5 और 6, और नीचे भी 2 आइटम्स हैं, 8 और 10। तो ये हमारा मध्यांक होगा जिसके ऊपर और नीचे बराबर संख्या में इकाइयाँ हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास वैयक्तिक तथ्य होते हैं तब हम मध्यांक की गणना n+1/2वें मद का मूल्य निकाल करके करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे सामूहिक तथ्यों में मध्यांक की गणना। सामूहिक तथ्य जब हमारे पास होते हैं तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे पास दो तरह की श्रृंखलाएं हो सकती हैं, एक तो खंडित श्रृंखला और दूसरी सतत श्रृंखला। तो पहले हम देखेंगे खंडित श्रृंखला के मध्यांक की गणना।
ये जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ये एक खंडित श्रृंखला है और आप देख रहे हैं मध्य 1 से 10 तक आरोही क्रम में नियोजित है और उनके आगे उनकी आवृत्तियां दी हुई हैं। अब जब हमारे पास सामूहिक तथ्य होते हैं तो पहले हम संचित आवृत्ति निकालते हैं। संचित आवृत्ति क्या होती है? ये आवृत्तियों का योग होता है। हम आवृत्तियों को जोड़ते हुए पहले मद से शुरू करते हुए अंतिम मद की आवृत्ति को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम लें तो पहले मद की आवृत्ति 3 है और तो हम संचित आवृत्ति भी 3 लिख देंगे। उसके बाद अगले मद की आवृत्ति 4 है तो हम 3 में 4 और जोड़ देंगे और उसके आगे लिख देंगे 7। फिर तीसरे मद की आवृत्ति है 6 तो हम 7 में 6 जोड़ देंगे और 13 आगे संचित आवृत्ति में लिख देंगे। फिर उससे अगले मद की आवृत्ति 7 है तो 13 में हम 7 और जोड़ देंगे तो 20। इस तरह से हम आवृत्तियों को जोड़ते हुए अंत तक पहुँचेंगे। तो एक बार हमने सभी मदों के लिए जब संचित आवृत्ति निकाल ली तो उसके बाद हम मध्यांक की गणना करने के लिए n/2वें मद का मूल्य निकालते हैं। तो कुल जो इकाइयों की संख्या है वो आवृत्तियों का योग होता है, वो आ रहा है 71। तो हम 71 में 2 का भाग देंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 35.5। तो अब हमें निकालना है 35.5वें मद का मूल्य। तो हम संचित आवृत्ति में देखेंगे कि 35.5 कहाँ आ रहा है। आप संचित आवृत्तियों को देखिए, 30 जो है वो 5 जो मद है, 5वां जो मद है वहाँ तक 30 आ रहे हैं और उसके बाद में 35 जो है वो छठे मद में आ रहा है। तो छठे मद जो छठा हमारा मद है वह हमारा मध्यांक होगा और छठा मद क्या है? 6। तो 6 हमारा मध्यांक होगा। तो संचित आवृत्ति में हमें देखना है n/2वें मद का मूल्य। तो n/2वां मद जहाँ भी आ रहा होगा उस मद का जो भी मूल्य होगा वह हमारा मध्यांक होगा। तो इस केस में आप देखिए n/2 है 35.5, 35.5 छठे मद में आ रहा है तो छठे मद का मूल्य भी 6 ही है तो इसलिए मध्यांक हमारा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही सरल तरीका है खंडित श्रृंखला के अंतर्गत मध्यांक की गणना करने का। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास सतत श्रृंखला हो तो सतत श्रृंखला में हम किस प्रकार से मध्यांक की गणना करते हैं। जब हमारे पास सतत श्रृंखला होती है, जैसा कि आप इस श्रृंखला को इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ये आपके सामने एक सतत श्रृंखला है जिसमें विद्यार्थियों के मार्क्स दिए हुए हैं 10 से लेकर के और 59 तक जो मार्क्स हैं उनका विभाजन अलग अलग वर्गों में कर दिया गया है और हर वर्ग की आवृत्ति उसके सामने लिखी है। तो जैसे आप खंडित श्रेणी में करते हैं ठीक उसी तरह से पहले हम संचित आवृत्ति प्रत्येक वर्ग के लिए निकालेंगे और इस तरह से हमने संचित आवृत्ति निकाल दी है। आपके सामने जो सवाल हल किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। पहला जो मद है, पहला जो वर्ग है उसकी आवृत्ति 3 है तो हम संचित आवृत्ति भी 3 लिखेंगे। उसके बाद अगली आवृत्ति 4 है तो 3 में 4 जोड़कर हम 7 लिख देंगे। फिर 7 के बाद अगली आवृत्ति 6 है तो वहाँ हम 13 लिख देंगे। फिर अगली आवृत्ति 8 है तो 13 + 8 21। इस तरह से हम सभी वर्गों के लिए जो आवृत्तियाँ हैं उनको जोड़ते हुए संचित आवृत्ति की गणना कर लेंगे। इकाइयों की कुल संख्या जो है वह है 60 आवृत्ति का कुल योग और मध्यांक जानने के लिए हम n/2वें मद का मूल्य निकालेंगे। तो n/2वां जो मद हो गया यानी 30वें मद का मूल्य हमें पता करना है। अब 30वां जो मद है वो अगर हम संचित आवृत्तियों को देखें तो 30वां मद आ रहा है 30 से 34 वाले वर्ग में। 25 से 29 तक 21 हैं और 21 से 31 हैं 30 से 34 में। तो 30 से 34 हमारा वह वर्ग है जिसके अंदर हमारा मध्यांक है। तो अब यह तो हमें पता चल गया कि 30 से 34 में हमारा मध्यांक स्थित है, लेकिन हमारे मध्यांक की वास्तविक जो वैल्यू है
वह क्या है, इसको हमें अब पता करना है। तो उसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? मीडियन, MD, मीडियन का जो नोटेशन है या सिंबल है वह है MD, और MD बराबर होता है L1। L1 क्या होता है? मध्यांक वर्गांतर की निम्नतम सीमा। तो मध्यांक जो वर्ग है हमारा वह है 30 से 34। इसकी निम्नतम सीमा क्या होगी? 29.5। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इससे पहला वाला वर्ग है वो 25 से 29 है, और इस वर्ग की शुरुआत हो रही है 30 से। तो 29 और 30 के बीच की जो संख्याएं हैं, यानी 29.1 से लेके 29.9 तक, उनका हम विभाजन इस तरह से कर देते हैं कि 29.5 और उसके आगे की सभी जो संख्याएं हैं वो 30 से 34 में शामिल होती हैं, और 29.5 से कम जो होती हैं वो 25 से 29 के बीच में होती हैं। तो 30 से 34 का जो वास्तविक निम्नतम सीमा है वह है 29.5। तो L1 हो गया 29.5। n/2 हमने निकाल ही लिया था, 60/2, तो वो हो गया 30। माइनस कैपिटल F क्या होता है? कैपिटल F होता है मध्यांक वर्ग के पहले वाले वर्गांतर की संचित आवृत्ति। तो मध्यांक वर्ग हमारा 30 से 34 है, तो इससे पहले वाला वर्ग हुआ 25 से 29, और इसकी संचयी आवृत्ति है 21। तो हम कैपिटल F की जगह लिख देंगे 21। स्मॉल f होता है मध्यांक वर्गांतर की आवृत्ति। तो मध्यांक वर्ग हमारा 30 से 34 है, इसकी आवृत्ति है 10। तो हम यहाँ स्मॉल f की जगह लिख देंगे 10 इंटू स्मॉल i। स्मॉल i आप जानते हैं वर्गांतर का आकार, यानी दो वर्गों के बीच का अंतर। वह हम उच्चतम सीमाओं या निम्नतम सीमाओं के बीच का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 15 - 10 देख सकते हैं, या 19 - 14 देख सकते हैं। दोनों ही केसेस में वर्गांतर का जो आकार है वो होगा 5। तो i की जगह हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से जब वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देंगे तो फिर हम उसको सॉल्व करके अपना मध्यांक प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए कि हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखा, 29.5 + 30 - 21/10 × 5, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वह है 34। तो इस तरह से हमारा मध्यांक हो जाएगा 34। तो इस प्रकार से वैयक्तिक तथ्यों के लिए और सामूहिक तथ्यों के लिए हम मध्यांक की गणना बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने आज के इस वीडियो में मध्यांक की गणना के बारे में विस्तार से जाना, कैसे हम वैयक्तिक तथ्यों में n+1/2 में मध्य का मूल्य निकाल करके मध्यांक की गणना करते हैं, और कैसे सामूहिक तथ्यों में जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो हम n/2 में मध्य का मूल्य देख लेते हैं संचयी आवृत्तियों के अंदर, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मध्यांक क्या होगा। और उसी तरह से जब हमारे पास सतत श्रेणी होती है तो भी हम पहले मध्यांक वर्ग पहचान कर लेते हैं, और उसके बाद यह सूत्र लगाकर L1 + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू स्मॉल i, यह करके हम अपने मध्यांक की वास्तविक वैल्यू की गणना कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मध्यांक की गणना समझ में आ गई होगी। आपको अगर किसी भी बात को लेकर के कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई आपके मन में दुविधा या सवाल है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी अपनी परेशानी या डाउट डाल करके पूछ सकते हैं। और आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, और विशेष रूप से जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप सभी यह भी जान लें कि इस पेपर में ये जो आपका यूनिट है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और आप लगातार अपनी स्टैटिस्टिक्स के सवालों की प्रैक्टिस करते रहें। इंटरनेट से आप सवाल ले लें, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स की कोई किताब है तो उस किताब से आप सवाल ले लें। रिसर्च मेथड्स की जितनी भी किताबें हैं उनमें पीछे आपको स्टैटिस्टिक्स के सवाल ज़रूर मिलेंगे, तो वहाँ से आप सवाल ले लें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये हल करना उतना ही आसान होता चला जाएगा। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।